हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नए लेक्चर में। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़ को, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सभी कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। ठीक है, आज हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे बात करेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें कुछ एक तरकीब लगाना पड़ता है जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो उसी को क्या होता है कि कभी कभी हमें एक 3 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो या 5 टर्म्स हो, हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन डिफरेंट वे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज़ मैंने कहा कि 5 या सॉरी 5 नहीं, कम लेता हूँ, 3 टर्म्स आर इन ए पी, सॉरी ए पी नहीं, 3 टर्म्स आर इन जी पी। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि 3 टर्म्स जीपी में हैं तो टर्म्स कैसे होंगे? या तो टर्म A1 A2 होगा, कुछ ऐसा, A1 A2 और A3 ये आपका जीपी में है, ऐसा सोचेंगे। और A1 A2 A3 का फॉर्मूला क्या है? ये A है, ये AR है, ये AR स्क्वायर है। तो ये तीनों नंबर्स जो हैं वो आपके जीपी में है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये भी कह दिया है कि इन तीनों नंबर्स का सम कुछ समथिंग ब्ला 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 कुछ है। ठीक है, तो तुम इनका भी सम करोगे। ठीक है, सम करने के बाद कुछ रिज़ल्ट आएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। आप नहीं, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिससे कि ईज़िली आंसर नहीं आता। तो ईज़िली आंसर आने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो उसी पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब ये 3 टर्म्स हो सकते हैं, दो 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 नहीं, 4 हो सकते हैं, या फिर 5 टर्म्स आपके हो सकते हैं। ये आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर 3 टर्म्स लिखा है तो 3 टर्म्स होगा, 4 टर्म्स लिखा है तो 4 टर्म्स होगा, 5 होगा तो 5 टर्म्स होगा। ठीक है, अच्छा, फिर देखिएगा कि अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 हुए तो आपको उन 3 टर्म्स को क्या क्या लेना है। जैसे कि हम एपी में क्या करते थे, सपोज़ मैंने कहा कि 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन ए पी, तो हम उन तीनों टर्म्स को क्या लेट कर लेते थे कि एक टर्म a माइनस डी है, एक a है और दूसरा a प्लस डी है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे जब कहा जाता है कि इस तीनों टर्म्स का सम आपका कुछ समथिंग सपोज x है, तब आपका d और d कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका 3a रहता है और वहाँ से आपका a का वैल्यू निकल जाता है। ठीक है ना, इजीली निकल जाता है। लेकिन अगर आप इसी को ही ऐसे करोगे कि फर्स्ट टर्म को आप a मानते हो, फिर दूसरे टर्म को a प्लस डी, फिर तीसरे टर्म को a प्लस 2d, फिर इसको प्लस करके समथिंग कुछ 150 मान लेते हैं, तो यहाँ से आपको 3a प्लस 3d आपका 150 आएगा। फिर आपका यहाँ से a प्लस डी आपका 50 आएगा। तो यहाँ से मुझे एक स्पेसिफिक वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिल रहा, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, अगर मुझे पहले से ही, पहले इक्वेशन से ही मुझे a का वैल्यू मिल रहा है समथिंग x/3 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से मैं इजीली कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ। ये ए पी में केस में था। ठीक, क्लास 10 में हमने देखा था थोड़ा बहुत। तो जीपी में भी क्या करना है, जीपी में भी हमें इसी टर्म्स को लेट करना है कि कुछ कुछ टर्म a/r के फॉर्म में है, कुछ a के फॉर्म में है और कुछ a/r के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो कैसा होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक टेबल बना के दिखाता हूँ। तो इसको यहाँ लिखते हैं, छोटा करके लिख देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स और वो टर्म्स क्या लेने हैं और उनका कॉमन रेशियो क्या होगा उनके बीच में। तो सपोज़ क्वेश्चन में गिवन था कि 3 टर्म्स जीपी में है। ठीक है, सपोज़ क्वेश्चन में गिवन है 3 टर्म्स आर इन जीपी, तब उन तीनों टर्म्स को तुम क्या लोगे जिससे कि तुम्हारा कैलकुलेशन ईजीएस्ट हो जाएगा। तो वो टर्म्स होंगे आपके a/r, a, AR। अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो आपको वो तीनों टर्म्स ये लेट करने हैं जिससे कि r और r कैंसिल हो जाएगा
और आपका 3a हो जाएगा जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। और इनमें कॉमन रेशियो आपका r ही है, ठीक है। कैसे निकालेंगे कॉमन रेशियो? बहुत ही सिंपल है, इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो तुमको सिर्फ और सिर्फ r मिल जाएगा, सिंपल। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि 4 टर्म्स जीपी में गिवन है, तब उन 4 टर्म्स का आपको क्या लेट करना है वो भी बता देता हूँ मैं। सपोज 4 टर्म्स जीपी में है, तो उन 4 टर्म्स का आपको लेट करना है a/r³ कॉमा a/r कॉमा ar कॉमा ar³। यहाँ पर कॉमन रेशियो आपका r² है, ठीक है। तो अगर 4 टर्म्स आपके जीपी में गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको उन 4 टर्म्स को लेट करना है कि वो 4 टर्म्स आपका a/r³, a/r, ar और ar³ है, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आपका ईजीएस्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर तुम इन चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो r कैंसिल, r³ कैंसिल, बच जाएगा आपका a इंटू a इंटू a इंटू a। तो सिर्फ और सिर्फ a बच जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ a का वैल्यू मिल जाएगा। फिर अब आराम से कॉमन रेशियो r का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी 5 टर्म्स भी आ जाते हैं, तो 5 टर्म के लिए आपको उन 5 टर्म्स को लेट करना है कि एक टर्म a/r², एक टर्म a/r, एक टर्म आपका a, एक टर्म आपका ar, दूसरा टर्म आपका ar², और यहाँ पर कॉमन रेशियो आपका r है, ठीक है। ये टेक्निक होता है लेट करने का, कि अगर आपका क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में आपका गिवन होता है जब प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इज़ दिस, ठीक है, तब आप इन टेक्निक का यूज़ करके ये कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म्स इज़ दिस और दिस, देन आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट 3 terms of a GP is 39/10 and their product is 1, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट गिवन है, तो प्रोडक्ट गिवन है तो हमें ये टेक्निक्स यूज़ करने हैं, ठीक है। 3 टर्म्स हो तो 3 टर्म्स का जो टेक्निक है वो यूज़ करना है, 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स का टेक्निक यूज़ करो, 5 टर्म्स हुए तो 5 टर्म का टेक्निक यूज़ करो। नाउ फाइंड कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 39/10। तो मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर आपको दिखाए कि इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है, तभी सिर्फ और सिर्फ आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स आपको ये लेट करना है, ठीक है। तो देखो, लेट द थ्री टर्म्स बी, पहला a/r, दूसरा a, तीसरा ar, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहा गया है कि इन तीनों टर्म्स का सम आपका 39/10 है, मतलब a/r प्लस a प्लस ar का सम 39/10 है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इन्हीं 3 टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, इफ़ 1 आता है। तो मैंने लिखा ऑल्सो a/r इंटू a इंटू ar, इन सब का प्रोडक्ट आपका 1 आता है, तो इसको कैंसिल, तो यहाँ से आपका a³ 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू हमें मिल चुका है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें मिल चुका है। a का वैल्यू सिंपली आप यहाँ पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, और यहाँ से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या पुट करना है, सिंपली आपको यहाँ पर 1 पुट करना है a के जगह पर। तो 1 पुट करेंगे तो 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 39/10, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो r² प्लस r प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 39r/10। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने r का एलसीएम लिया तो ये हुआ, फिर r को मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर आप चाहें तो 10 को भी अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10r² प्लस 10r माइनस 39r प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 1 नहीं, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद देखिए माइनस करिएगा, तो 10r² माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमें अभी प्लस करके 29 लाना है। तो यहाँ पर 10 है, टोटल 100 हो गया इंटू करके। तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 4, और 25 से अगर मैं 4 प्लस करूँगा तो मुझे 29 मिल रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आराम से आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से 5r कॉमन चला जाएगा तो रहेगा 2r माइनस 5, यहाँ से -2 कॉमन जाएगा, रहेगा 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2r माइनस 5 इंटू 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, एक r का वैल्यू 5/2 और दूसरा r का वैल्यू 2/5। तो दोनों केसेस में ही आपको आंसर्स निकालने हैं कि r का वैल्यू 5/2 होगा तो क्या आंसर निकलेगा, और r का वैल्यू 2/5 होगा तो क्या आंसर निकलेगा। दोनों ही आपको आंसर बताने हैं। तो केस 1 लिखो, बहुत आसान है। केस 1 में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, लेकिन r का वैल्यू हम लेते हैं पहले 5/2। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म a है और आपका कॉमन रेशियो 5/2 है तो केस 1 में ये आंसर आएगा। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर इन केस 1। और केस 2 में आंसर क्या आएगा, केस 2 में आंसर होगा कि फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा लेकिन कॉमन रेशियो इस बार 2/5 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल। हमें क्या निकालना था, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म निकालना था, तो हमने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा लेकिन कॉमन रेशियो आपके दो वैल्यूज़ हैं, तो हमने दो केसेस करके लिख दिए हैं। ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, देन ये एक आंसर, ये एक आंसर और ये एक आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जीपी में हमने क्या क्या बात किया है, हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बात कर ली है कि अगर 4 टर्म्स 5 टर्म का कुछ क्वेश्चंस आते हैं तब हमें क्या करना होता है, कैसे टर्म्स को सिलेक्ट करना होता है जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। अब हम बात करेंगे अपने असली मुद्दे पर, जो कि है सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए जीपी। जैसे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए एपी हमने पढ़ा, वैसे ही सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए जीपी भी हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी के n टर्म्स का सम क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, याद होना भी चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब क्या, मुझे बताओ। सम ऑफ n टर्म्स मतलब क्या, nth टर्म तक जितने भी सम हो, जितने भी नंबर, जितने भी टर्म्स हैं उन सब का जोड़ मतलब सम। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ऐसे करते 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 अप टू nth टर्म, इन सब का सम क्या होता है, इसी को हम कहते हैं सम ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है ना भाई, ये तो होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। मतलब nth टर्म तक, आप फर्स्ट टर्म से लेकर nth टर्म तक जितने भी टर्म्स हैं उन सब का अगर मैं सम कर दूं, प्लस कर दूं, तो वही होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान फॉर्मूला है। ठीक है, Sn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो के पावर में n माइनस 1 बाय कॉमन रेशियो माइनस 1। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये आप कब यूज़ कर पाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखते हुए यूज़ करना है। ये आप तब यूज़ कर पाओगे जब कॉमन रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1। जब r इज़ ग्रेटर देन 1 तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर r का वैल्यू आपका क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, तब आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में।
तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जी पी a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये कब यूज़ करना है? ये आप तब यूज़ कर पाओगे जब r का वैल्यू आपका लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगभग सेम ही है, बस ये ध्यान रखते हुए चलना है कि r अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपको r को पहले लिखना है, और अगर r लेस देन 1 हुआ तो पहले लास्ट में लिखना है r माइनस आर टू द पावर n को। ठीक है, और नीचे भी वैसे ही हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला यही है। ठीक है, और ये कब होगा? जब आपका ये लेस देन क्या होगा? लेस देन 1 हो, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फार्मूला, लेस देन 1 हुआ तो ये फार्मूला। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लेस देन 1 हुआ तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर इक्वल टू 1 हुआ तब क्या करेंगे? ठीक है ना, तब क्या करेंगे? तो लिखो इफ़ r इक्वल्स टू 1, अगर ऐसा कुछ केस आ जाता है जहाँ पर कॉमन रेशियो 1 हो गया, वहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी विल बी व्हाट? ठीक है, तो मुझे बताओ कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ऐसे करते 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 अप टू nth टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम जीपी में कैसे लिखते हैं? फॉर्मूले की मदद से। तुम बोलोगे सिर्फ और सिर्फ a लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, हाँ जी। अच्छा, सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं? AR। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं? AR स्क्वायर। फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं? AR टू द पावर 4। फिफ्थ टर्म को कैसे लिखते हैं? AR टू द पावर फोर्थ टर्म को लिखते हैं AR क्यूब्ड, और फिफ्थ टर्म को लिखते हैं AR टू द पावर 4। ऐसे करते 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 nth टर्म को लिखते हैं AR टू द पावर n माइनस 1। ठीक है भाई साहब, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना तक? ठीक है ना, ये क्लियर है? ओके। इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी कंडीशन गिवन है कि r का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जितने भी r हैं ये सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो a प्लस a इंटू 1 प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 क्यूब। ठीक है, ऐसे करते 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 a इंटू 1 का पावर n माइनस 1। अब मुझे बताओ 1 के पावर में कुछ भी हो, आंसर टू 1 ही आना है। ठीक है, अगर 1 के पावर में n माइनस 1 भी हो तब भी 1 ही आएगा। तो a इंटू 1 a ही रहेगा, a इंटू 1 स्क्वायर भी a ही रहेगा, a इंटू 1 क्यूब भी a ही रहेगा, मतलब कोई चेंज होगा नहीं। तो सिमिलरली यहाँ लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ऐसे करते 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 मुझे बताओ यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? तो हमने कितने टर्म्स लिए थे भाई? nth टर्म तक हमने लिया था, और nth टर्म तक लेने का मतलब है कि यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हमने कितनी बार प्लस किया? n टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? a इंटू n। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया कि अगर आपका कॉमन रेशियो अगर 1 हुआ तो सम ऑफ n टर्म्स आपका क्या हो जाएगा? an के बराबर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। कैसे हुआ, समझ में आया? बिकॉज देखो r का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर r जितने भी है उन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और a के साथ 1 इंटू करोगे तो 1 a ही रहेगा ना, a के साथ 1 इंटू करोगे तो a ही रहेगा, 1 स्क्वायर इंटू करोगे तब भी a ही रहेगा। ठीक है, और हमने ए प्लस होता जाएगा कितनी बार? n टाइम्स। क्यों? बिकॉज हमने कितने टर्म्स लिए हैं यहाँ पर? n टर्म्स लिए हैं, तो मतलब यहाँ पर a भी कितने होंगे? n टाइम्स होंगे, और a प्लस होता रहेगा n टाइम्स। मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिखूँ a प्लस a, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएंगी इसकी? 3। तो देखो हमने a को कितनी बार प्लस किया है? 3 टाइम्स प्लस किया है, तो आंसर भी 3a आता है। अगर मैं a को मैं प्लस करता हूँ 4 बार या फिर 5 बार, तो मैंने a को 5 टाइम्स प्लस किया है, एडिशन किया है। तो a को मैंने 5 टाइम्स एडिशन किया तो आंसर मेरा 5a आता है। मतलब जितनी टाइम्स मैं एडिशन करूँगा उतना वैल्यू ही यहाँ पर आ जाएगा इंटू करके a के साथ। तो सिमिलरली मैंने a को यहाँ पर प्लस किया है n टाइम्स, तो जो n है ये a के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी इफ़ द कॉमन रेशियो इज़ 1 विल बी a इंटू n। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा।
सिंपल। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फिर भी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 315। ठीक है, और जिसका फर्स्ट टर्म आपका 5 है और कॉमन रेशियो आपका कितना है भाई? कॉमन रेशियो 2 है। ठीक है, नाउ फाइंड द लास्ट टर्म, एंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन, मैं ज़्यादा स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज टाइम वेस्ट होता है स्टेटमेंट लिखने में। बस मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए हैं कि सम ऑफ 10 टर्म्स आपका 315 गिवन है, कोई एक जीपी का है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 2 है। आपको इसका लास्ट टर्म निकालना है, मतलब nth टर्म निकालना है सिंपली, और नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको निकाल लेने हैं। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, फॉर्मूला की मदद से करेंगे। तो क्या बताया था कि r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1। सिंपल। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो मुझे बताओ S10 का फॉर्मूला क्या होगा? तुम बोलोगे a r का पावर 10 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 315। तो हमने S10 का वैल्यू फॉर्मूले के मदद से निकाला, तो फॉर्मूले में बन जाएगा n के जगह पर 10। ठीक है, जो यहाँ पर n था, अब ये n का वैल्यू कितना है? 10 है, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी आपको a का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, बाकी आपको a का वैल्यू पुट करना है और b नहीं, r का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करना है इसको। इम्प्लाइज a का वैल्यू 5, r का वैल्यू 2 का पावर 10 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखिए, रुको, सम ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें SN होगा, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती कर दी है हमने। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315। ओके, नॉट सम ऑफ 10 टर्म्स, सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। r का वैल्यू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 315। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर 3, और यहाँ से 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 63। तो हमने क्या किया, -1 को उस तरफ भेजा तो 64 बन गया। अब हमें 64 को किसके बेस में लाना है? 2 के बेस में लाना पड़ेगा, जिससे कि पावर मैच कर पाए। तो 64 होता है 2 टू द पावर कितना, बताओ? 2 टू द पावर 6 होता है। ठीक है, याद रखना, 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6, और यहाँ से n का वैल्यू आपका 6 आ गया। समझ आया? तो n क्या है? n है आपके नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका आ गया कितना? नंबर ऑफ टर्म्स आपका 6 आ गया है। 6 टर्म्स है इस जीपी में। अब लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला भी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला के बराबर ही है, जो कि है AR का पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2, n का वैल्यू 6 अभी निकाला -1, तो इसका पावर इतना, तो 5 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 160 आ जाएगा। सिंपल। तो हमने n का वैल्यू निकाला, n के वैल्यू के बिना हम क्या नहीं निकाल पाएंगे? हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, या सॉरी nth टर्म का वैल्यू या फिर लास्ट टर्म का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, समझ आया? और फिर हमारा यहाँ से लास्ट टर्म का हमने वैल्यू भी निकाल लिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत दीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा स्टेट में लिखना ज़रूरी है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द corresponding terms of the sequence
2,4,8, 16,32, ठीक है। इसके बाद एंड 128, 32, 8, 2, हाफ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या कहा गया है। पढ़ लिया क्वेश्चन को, कुछ समझ में आया कि नहीं बताओ। देखो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। मतलब इन दो सीक्वेंस का जो करस्पॉन्डिंग टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म के साथ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के साथ थर्ड टर्म, इनका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करने के बाद जो नया सीक्वेंस बना है, ठीक है, उनका सम करो। मतलब इसके साथ इसका प्रोडक्ट किया तो कुछ नंबर मिलेगा 256, कॉमा इसके साथ इसका प्रोडक्ट किया तो 128, फिर 8 के साथ 8 का प्रोडक्ट किया 64, 16 के साथ इसका प्रोडक्ट किया 32, इसके साथ इसका प्रोडक्ट किया तो 16। तो जो नया सीक्वेंस बन गया है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो न्यू सीक्वेंस बना है, पहले आपको बताना है कि ये जीपी में है या नहीं, फिर अगर जीपी में है तब आपको इनका सम भी निकाल लेना है। यही होता है इस क्वेश्चन का मतलब। करस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म के साथ इसका करस्पॉन्डिंग में फर्स्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट करो, फिर सेकेंड टर्म के साथ इसका सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट करो, फिर थर्ड टर्म के साथ इसका थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, फिर इसके साथ इसका प्रोडक्ट, इसके साथ इसका प्रोडक्ट करके फिर जो नया सीक्वेंस बनेगा उसका सम करो, उसके टर्म्स का सम करो। तो देखो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले 2 × 128, फिर 4 × 32, फिर 8 × 8, फिर 16 × 2, फिर 32 × हाफ। तो इसका वैल्यू आ गया था 256, इसका 128, इसका 64, इसका 32, इसका 16, ठीक है। ये आपका न्यू सीक्वेंस है, सीक्वेंस। अब आपको दिखाना है, ये प्रूव भी करना है कि ये जीपी में है कि नहीं, ठीक है। सो इसको क्या करना है, आपको मान लेना है कि दिस इज़ योर A1, दिस इज़ योर A2, दिस इज़ योर A3, दिस इज़ योर A4, दिस इज़ योर A5। A2 के साथ A1 का रेशियो करो तो 128/256 कितना आता है बताओ। और फिर थर्ड टर्म के साथ सेकेंड टर्म का रेशियो करो, अगर सेम आता है मतलब कॉमन रेशियो सेम है। और कॉमन रेशियो सेम कब होता है, जब जीपी में होता है, मतलब ये सीक्वेंस जीपी में होगा। ये आपको प्रूफ करना है। फिर आपको 64 को 128 के साथ डिवाइड करना है, तो ये आपका हाफ आएगा, सही बात है। और ये भी आपका कितना आएगा, हाफ आएगा। तो इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ ए जीपी, देयरफॉर this sequence is a GP, ठीक है। और रीज़न क्या लिखोगे, सिंस A2/A1 का रेशियो इक्वल्स टू A3/A2 का रेशियो इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर आपको इसको लिख देना है R के बराबर है, ठीक है, ओके। इसके बाद अब जीपी में हो गया है, अब हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। नाउ सीरीज, ठीक है, ये सीक्वेंस था। सीक्वेंस मतलब कॉमा रहेगा टर्म्स के बीच में, और सीरीज मतलब प्लस साइन रहेगा। तो सीरीज हो जाएगा 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, जी सीरीज़ लिख दो, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब इसका फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म 256 है, कॉमन रेशियो भी पता है आपको जो कि आपका 1/2 है, ठीक है। अब सम निकालते हैं। सम कितना होगा, सम होगा 5 टर्म्स का सम, बिकॉज कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5,
तो 5 टर्म्स का सम कितना होगा। अच्छा, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? बिकॉज आर का वैल्यू 1 से छोटा है, हाफ क्या है 1 से छोटा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो S5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म 256 इंटू 1 माइनस आर का वैल्यू हाफ का पावर n का वैल्यू कितना होगा 5 होगा बिकॉज 5 टर्म्स है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कितना है, आर है हाफ। ओके, फिर देखिए तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा सा बगल में लाते हैं इसको साइड में। देखो तो यहाँ पर होगा 256 इंटू 1 माइनस 1/32। ठीक है, 1 का पावर 5 तो 1 ही होता है, 2 का पावर 5 32 होता है, पता होना चाहिए आपको, है ना। डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ, तो हाफ ही होगा। ठीक है, 1 माइनस हाफ हाफ होगा। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 256 इंटू एलसीएम ले लो तो 31/32 इंटू 2, ये हो गया, और नीचे तो कुछ भी रहेगा नहीं। ठीक है, 2 जो है, ये जो 2 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर 32 का एलसीएम लिया तो यहाँ पर 32 माइनस 1 31/32 डायरेक्ट लिखा, और इसको कैंसिल करते हैं। अभी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 16, और इसको करेंगे कैंसिल तो 16 फिर से, बिकॉज 16 स्क्वायर 256 होता है। अब 16 इंटू 31 कितना होगा, लेट्स सी। $496। एक और बात है जो आपको याद रखना है एज एन इम्पॉर्टेंट नोट, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। ये बात कोई बताएगा नहीं लेकिन मैं बताऊंगा, मैं भी बता सकता है कोई और भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बताएगा बिकॉज इतना नेसेसरी नहीं है। तो एक ये आपका n टर्म्स जो है जीपी का, उसका सम का फॉर्मूला है, लेकिन ये कभी कभी इनफाइनाइट जीपी का भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपका इनफाइनाइट टर्म्स हो। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट करने की चीज़ है, नोट कर लो। ठीक है, कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और यू कैन से सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, sum of terms of an infinite GP is equals to first term by 1 minus r। और ये कब होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट मॉड r, ठीक है, मॉड r या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो और मॉड ऑफ कॉमन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सिर्फ और सिर्फ इस केस में ये इनफाइनाइट जीपी वाला जो फॉर्मूला है ये आपका यूज़ होगा। वेल इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में आई गेस नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन ये फार्मूला थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह आप याद रख सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में याद मतलब आएगा ये। ठीक है, काम आ सकता है, तो ये नोट में आप लिख सकते हैं बिकॉज ये आपका बोर्ड्स में आई गेस नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाले फार्मूले हैं, ये वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन आप ये एज ए जनरल नॉलेज रख सकते हैं अपने दिमाग में। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब सम करना, मतलब इसका पावर एन का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 11 तक जितने भी वैल्यूज़ आएंगे उन सब का यहाँ पर क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। कैसे, देख के जाओ, कुछ ऐसे 2 प्लस 3 का पावर पे से 3 का पावर 1 पहले, फिर प्लस 2 का पावर 3 का पावर 2 हो जाएगा। मतलब एन का वैल्यू 1 से लेकर 11 तक जितने भी टर्म्स बनेंगे उन सब का सम होगा। तो अभी n का वैल्यू 3 बैठ गया तो ये एक टर्म बन जाएगा, इसका सम होगा फिर से 3 के पावर में 4 बैठेगा। ऐसे करते 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 अप टू 3 का पावर में 11 तक जितने भी टर्म्स हैं उन सब का सम कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो इन सब में देखो 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 को। ठीक है,
2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पर 2 कितनी बार प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, n का वैल्यू 11 है तो यहाँ पर 11 टर्म्स बनेंगे। n का वैल्यू 1 के लिए एक टर्म, n के वैल्यू 2 के लिए एक टर्म, n का वैल्यू 3 के लिए एक टर्म, n का वैल्यू 4 के लिए एक टर्म। ऐसे ही n के वैल्यू 11 है तो यहाँ पर 11 टर्म्स बनेंगे। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 यहाँ पर आपका +2 हो रहा है, +2 हो रहा है कितनी बार, 11 बार। तो 2 + 2 + 2 11 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रखो। प्लस आपका यहाँ पर 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3, ऐसे करते 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 अप टू 3 का पावर 11। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ये आपका जीपी का पार्ट है। दिस इज़ अ जीपी, दिस सीरीज इज़ इन जीपी बिकॉज कॉमन रेशियो देखोगे तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो बताओ 3 आ रहा है। सही बात है। तो तुम यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ 2 + 2 + 2, इसको मैं अगर 11 बार प्लस करूँगा तो मैं इसको क्या 2 × 11 लिख सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर लिख सकता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वैसे ही। इसके बाद ये क्योंकि जीपी में है तो मैं इसका सम निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, ऑब्वियसली 11 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, और कॉमन रेशियो कितना है, 3 है, मतलब 1 से बड़ा है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो के पावर में 11 - 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1। ठीक है, ये वाला फार्मूला a × r का पावर n-1 बाई r - 1। r कितना है, 3 है, a कितना है, 3 है, और n कितना है, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 11, और r तो फिर से 3 है ना। तो यहाँ पर 22 + 3 × 3 का पावर 11 - 1 बाई 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा। इसका वैल्यू वैसे भी सिंप्लीफाई हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज 3 का पावर 11 बहुत बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, यू कैन कीप इट लाइक दैट बिकॉज इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। ये वाला क्वेश्चन करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n + 1th टर्म टू 20th टर्म इज़ 1/rn, सॉरी 1/r⁴n। ओके, चलो इसको क्या करना है, इसको सिंपली क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ n टर्म्स के साथ अगर तुम रेशियो करते हो किसका, n टर्म्स के बाद वाले टर्म्स का। ठीक है, अप टू n टर्म्स। मुझे बताओ, सपोज मैंने लिखा a1 a2 a3 a4, ऐसे करते 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 मुझे बताओ कितने टर्म्स मिलेंगे मुझे, an तक। ठीक है, अभी an के बाद वाला टर्म क्या होगा, an+1। तो an के जस्ट बाद वाला टर्म होगा an+1, इसके बाद वाला an+2, इसके बाद वाला an+3, इसके बाद वाला an+4, ऐसे करते 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 आपका अप टू कितना बोला, 2nth टर्म बोला, तो अप टू a2n तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया, सबसे पहले हमें बोला गया है कि n टर्म्स का सम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका n टर्म्स है, इनका सम। ठीक है, अगर आप करते हो और सम करने के बाद जो रेशियो आता है, ठीक है, सम करने के बाद आपको उसका रेशियो करना है इसके साथ कि n+1th टर्म से लेकर 2nth टर्म तक जो सम होगा उसका आपको क्या करना है, वैल्यू निकाल के इसका और इसका रेशियो करना है, तो आपको मिलेगा 1/r⁴n, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तुम मुझे बताओ सबसे पहले क्या मैं इस वाले पार्ट का सम निकाल सकता हूँ। तुम बोलोगे जी हाँ, क्योंकि जीपी में है तो तुम आराम से फॉर्मूला की मदद से कर सकते हो, लेकिन इस वाले पार्ट का हम सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट का सम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने का टेक्निक ये है कि आपको सबसे पहले सम ऑफ 2n टर्म्स का, सॉरी
आपको टू एन टर्म्स का सबसे पहले जीपी का जो है, टू एन टर्म्स का जो जीपी बन रहा है यहाँ पर देखो, जीपी है ये पूरा टर्म्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीपी में है। तो आपको पूरा जीपी निकालना है, सॉरी पूरा जीपी का सम निकालना है, मतलब टू एन टर्म्स का आपको सम निकालना है। निकालने के बाद आपको एन टर्म्स का सम निकालना है। निकालने के बाद टू एन टर्म्स का सम से एन टर्म्स का सम माइनस कर देना है। तो पूरे टू एन टर्म्स का सम मतलब क्या, पूरे जीपी का सम, ठीक है, पूरे जीपी का सम। उससे आपने किसको माइनस कर दिया, आपने एन टर्म्स तक का जो सम है उसको माइनस कर दिया। तो कौन सा वाला बच जाएगा, कौन से वाले टर्म्स का सम बच जाएगा, ये वाले टर्म्स का सम बच जाएगा जो हमें निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन एथ टर्म टू टू एथ टर्म, इसका सम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो टेक्निक हमारा यही रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि इस जीपी में आपका टू एन टर्म्स हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। लेट द जीपी contains टू एन टर्म्स इन टोटल, ठीक है। टू एन टर्म्स है मान लेते हैं जीपी का टोटल। इसमें से अगर हम पहले एन टर्म्स का सम निकालेंगे तो वो कितना होगा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सम ऑफ टू एन टर्म्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सम ऑफ टू एन टर्म्स। तो सम ऑफ टू एन टर्म्स क्या हो जाएगा, सेम, बस आर के पावर में टू एन हो जाएगा माइनस वन बाई आर माइनस वन, सिंपल। अब इसको निकालने का ज़रूरत क्या है, इसको निकालने का ज़रूरत ये है कि इसके बिना हम n प्लस वनथ टर्म्स से लेकर टू nth टर्म तक का जो सम है वो हम नॉर्मल सम ऑफ जीपी की मदद से नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने इसको क्या किया, हमने पहले टू nth टर्म का सम निकाला, सॉरी टू एन टर्म्स का सम निकाला, और टू एन टर्म्स का सम मतलब पूरे जीपी का हमने सम निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं, देखो थोड़ा सा हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था n प्लस वनथ टर्म से लेकर टू nth टर्म तक का हमें क्या निकालना था, सम निकालना था। लेकिन हम ये नॉर्मल मेथड से नहीं कर पाएंगे, जीपी की मदद से, जीपी का जो सम के फॉर्मूला की मदद से नहीं कर पाएंगे। तो हमने दिमाग लगाया कि हमने मान लिया कि इस जीपी में टोटल टू एन टर्म्स हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 अप टू ए एन। फिर ए एन के बाद जस्ट बाद आएगा ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, फिर ए एन प्लस थ्री डॉट 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 अप टू ए टू एन, ठीक है। तो हमने सम ऑफ टू एन टर्म्स निकाल लिया, मतलब पूरे जीपी का हमने सम निकाल लिया, पूरे जीपी का हमने क्या निकाल लिया, पूरे जीपी का हमने सम निकाल लिया। वहाँ से हमने फिर से सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल लिया, मतलब यहाँ तक का सम हमने निकाल लिया ऑलरेडी। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे जीपी का सम निकाला, ठीक है, उसमें से हमने एन टर्म्स का सम निकाला, ठीक है। अब मैं अगर पूरे जीपी के सम से, मतलब पूरे जीपी के सम से अगर मैं एन टर्म्स के सम को हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू हमें मिलेगा वो कौन से टर्म्स का सम होगा, एन के जस्ट बाद वाले टर्म्स का, मतलब ए एन प्लस एन प्लस वनथ टर्म से लेकर टू nth टर्म तक के जो सम है वो हमें मिल जाएंगे जब हम पूरे जीपी के सम से एन टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, और वहाँ से हमें इसका सम मिल जाएगा, और हमें इसी का सम चाहिए था। अब समझ आया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें अभी निकालना है सम ऑफ एन प्लस वनथ टू nth टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ टू एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन टर्म्स, कितना आ जाएगा, ए इंटू आर का पावर टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन माइनस
ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। एलसीएम इज़ द सेम, ठीक है, तो एलसीएम सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इसमें चेंज होगा ए आर का पावर 2n माइनस वन माइनस ए आर का पावर n माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए आर टू डी पावर 2n माइनस ए आर टू डी पावर n प्लस ए माइनस ए कैंसिल, एलसीएम में r माइनस वन अभी भी है। इसके बाद देखिए इसका अल्टीमेटली क्या आ गया, इसका अल्टीमेटली वैल्यू आ गया ए आर टू डी पावर 2n माइनस ए आर टू डी पावर n डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें अभी सम ऑफ n टर्म्स के साथ किसका रेशियो करना था, सम ऑफ n प्लस 1th टर्म से लेकर 2nth टर्म तक का सम का रेशियो हमें करना था, मतलब इसका और इसका हमें रेशियो अभी करना है। समझ आया? चलिए इसका रेशियो करते हैं। तो रेशियो इसका रेशियो करो तो रेशियो होगा ए आर टू डी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन होल डिवाइडेड बाई कितना आया था, ए आर टू डी पावर 2n माइनस ए आर टू डी पावर n डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो सिंपली आर माइनस वन तो कैंसिल हो गया पहले से ही, और फिर ये हो जाएगा ए आर टू डी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई, नीचे बच गया ए आर टू डी पावर 2n माइनस ए आर टू डी पावर n। अब सिंपली क्या करना है, अब सिंपली नीचे हम a को कॉमन लेते हैं, लेकिन a को कॉमन लेने से नहीं होगा, ए आर को कॉमन लेते हैं, ठीक है, ए आर टू डी पावर n को कॉमन लेते हैं, ठीक है। ए आर टू डी पावर n को कॉमन लेंगे तो क्या होगा देखना ज़रा, यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, तो हमने यहाँ से इस वाले टर्म से हमने कितना ले लिया, ए आर टू डी पावर n ले लिया। तो ए आर टू डी पावर 2n होने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, तुम बोलोगे भाई ए आर टू डी पावर आर टू डी पावर n चाहिए होगा। क्यों? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर आर टू डी पावर n लिखूँगा और यहाँ पर माइनस वन लिखूँगा तो हमें पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ए आर टू डी पावर n इंटू आर टू डी पावर n बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए आर टू डी पावर n प्लस n, तो ये हो जाएगा ए आर टू डी पावर 2n। इसका मतलब मुझे अगर मैंने ए आर टू डी पावर n को कॉमन लिया है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर टू डी पावर n, और यहाँ पर माइनस, ये तो सेम ही है तो माइनस वन। अब देखो सेम चीज़ आया कि नहीं, देखो सेम आ गया है, कैंसिल करो, ऊपर a और ये कैंसिल, तो आ गया आपका 1 बाई आर टू डी पावर n, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया? मतलब आपका प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ऐसे इसको अप्रोच आपको करना है। समझ आया कि नहीं बताओ, मज़ा आया कि नहीं बताओ? ओके, तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, बिकॉज इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम इतना तक ही रखते हैं, ज़्यादा हम नहीं करेंगे आज, ठीक है, ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे आज के लिए इतना ही, बिकॉज ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं है, ठीक है। हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी 6 या 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है, और जून से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है, अगर हम ऐसे ही चलते रहें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एएम और जीएम के बारे में, जो कि है एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा, नए चीज़ें। तो तब तक के लिए बाय बाय।